स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सो दिस इज द 6th वीडियो इन द मंथली सीरीज जिसमें कि हम बात कर रहे हैं वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए मई का पूरा महीना कैसा रहेगा। सो सबसे पहले आपका चार्ट देखते हैं और आप ये प्रेडिक्शन अगर सुन रहे हैं तो आप अपनी मून साइन फॉलो कीजिएगा, अपनी चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले केतु जो है आपके लग्न में बैठे हैं, वहीं पर गुरु जो है नवम भाव में है क्योंकि महीने की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा एरीज टू टॉरस, तो आपके नवम भाव में ट्रैवल करेंगे। वहीं पर शुक्र सूर्य का कंजंक्ट है यहाँ पर अष्टम भाव में 8th हाउस में। 7th हाउस में राहु मंगल और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। वहीं पर शनि जो है वो छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में ही बैठे हुए हैं। अब वर्गोस के लिए देखिए बहुत ट्रिकी सिचुएशन रहने वाली है, उसको स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि महीने की शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बुध का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों के लिए दिखाई देगा। बुध जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सब इनिशियल फेज में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आप अगर नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, बुध अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं, वहीं पर राहु और मंगल भी बैठे हुए हैं। तो जो लोग नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं उनको नौकरी पाने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इस महीने में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि बुध जो है स्पीच के कारक भी हैं और बुद्धि के कारक भी हैं। इस अवधि के अंदर ऐसा नहीं हो कि आपकी गलत व्यवहार की वजह से आपकी नौकरी चली जाए। तो नौकरी को बचाना चाहते हैं तो अपने व्यवहार को सही रखिएगा। 10 मई को बुध जो है मेष में आ जाएंगे यानी कि अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहीं पर ही नौकरी में फिर से एक उतार चढ़ाव दिखाई देगा। तो महीने की शुरुआत में भी थोड़ी समस्या दिखाई देती है और लगभग 10 तारीख के बाद भी, क्योंकि अष्टम भाव में चले जाएंगे और अष्टम भाव में पहले से ही सूर्य शुक्र रहेंगे, तो ये आपके कॉन्फिडेंस में भी, क्योंकि सूर्य अष्टम में है तो कॉन्फिडेंस में भी कमी लेकर के आएंगे और काफ़ी हद तक आप लोग देखेंगे कि कुछ अनस्टेबिलिटी आ सकती है बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट्स। दूसरी बात, अब अष्टम भाव में ही ये रहने वाले हैं 31 तारीख तक। 31 तारीख को नवम भाव में जाएंगे, तो नवम भाव में जब जाएंगे यहाँ पर सफलता मिलनी शुरू होगी, लेकिन टिल 31 मई स्थितियों में सुधार होना मुश्किल है। तो जहाँ पर इनफैक्ट 31 मई को ये हो सकता है कि आपके स्थानांतरण का योग भी बने। तो इस अवधि के अंदर, इस महीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इन टर्म्स ऑफ योर कार्यक्षेत्र, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क प्लेस। यहाँ पर अपने सहकर्मियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ थोड़ी सी तालमेल बना करके चलिएगा। क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं इस दौरान फॉर योर वर्क प्लेस, फॉर योर अपने कामकाज के लिए, क्योंकि बुध ही यहाँ पर प्रॉब्लम करते हुए नजर आते हैं। तो आपको गणेश उपासना करनी चाहिए। डेली आप लोग गणेश चालीसा की पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, आपके लिए समय बेहतर रहेगा। वहीं पर क्योंकि शनि जो है ये भी 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में ही बैठे हुए हैं और 6th हाउस जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भी होता है। तो इस अवधि में क्योंकि शनि जो है हार्डवर्क के प्लैनेट भी हैं तो मेहनत को बढ़ा सकते हैं आप। हो सकता है किसी काम को करने के लिए अगर आपको कुछ परसेंटेज लग रही है, कुछ मेहनत आपको करनी पड़ रही है, तो इस अवधि में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी और रिटर्न्स जो हैं वो डिलेड दिखाई देते हैं। सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल ड्यूरिंग दिस फेज। और खासतौर पे अपनी बातों में कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं कीजिएगा जिस कमिटमेंट को आप पूरा नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी डाउट है, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं कीजिएगा क्योंकि इस अवधि में जो शत्रु पक्ष है वो भी आपको घेरने की कोशिश कर सकता है, आप पे कुछ एलिगेशंस लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। सप्तम भाव में क्योंकि राहु मंगल और बुध बैठे हुए हैं और इस अवधि में अंगारक योग भी बन रहा है। 10 मई को बुध वहां से निकल जाएंगे तो पूरा अंगारक योग आपको असर करेगा। और सप्तम भाव जो होता है वो बिजनेस हम यहाँ से पार्टनरशिप्स देखते हैं या आप कैसा व्यवसाय करेंगे। अब इस अवधि में व्यावसायिक साझेदारी में तो प्रॉब्लम्स आती हुई नजर ही आती हैं क्योंकि सप्तम भाव में ही अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। तो कुछ साझेदारियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें कुछ डिस्प्यूट पड़ जाए या कुछ चीज़ें टूट जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो नवम भाव में बैठे हैं और ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो इसीलिए आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। तो सी इफ़ आई एम सेइंग कि ये कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे एस्पेक्ट बन रहे हैं जो नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही हो जाएगा और आप बहुत डिसहार्टन हो जाएं, ये नहीं मतलब है इसका। लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आपको बता रही हूँ जो चीज़ें हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रख के थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो 7th हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, जो कि इस महीने में 9th हाउस में ट्रैवल करेंगे, जो कि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने में मदद करेंगे। और खासतौर पे जिन लोगों की कुंडली में भी बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है उनके लिए समय अच्छा रहेगा, उन्नति दिलाएगा।
लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं आप अपने व्यापार को और मजबूती दिलाने के लिए। इस अवधि में कई सारी ऐसी डील्स हैं जो आपकी फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ अपनी बातों को लेकर के आप क्लैरिटी ज़रूर रखें, क्योंकि बातों का ही आप लोग आपके आसपास जो वो मिसयूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर मर्करी। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो देखिए आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए इस महीने में थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। छठे भाव में क्योंकि शनि बैठे हैं और सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध बैठे हैं। अष्टम भाव में इस महीने में शुक्र बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पे खर्चे जो हैं वो इनिशियल फेज में ज़्यादा होते हुए नजर आते हैं, जबकि जो मेजर ट्रांजिट्स हैं वो हो नहीं जाते। शुक्र का ट्रांजिट होगा, सूर्य का ट्रांजिट होगा और ये अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव में चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। वहीं पर बुध जो है उनका इम्पैक्ट तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब तक कि शुक्र और सूर्य का ट्रांजिट नहीं हो जाता मिड ऑफ द मंथ तक, तब तक खर्चे बढ़ेंगे। उसके बाद स्थितियों में सुधार होगा। जब शुक्र और सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे उसके बाद अचानक से आपके लिए गेन्स होना शुरू हो जाएंगे और ये स्थिति काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया रहने वाली है। सो अगर कोई भी रिस्क वाला कोई काम है, रिस्क वाला कोई इन्वेस्टमेंट है, वो आप 19 मई से पहले तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। उसके बाद ही करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो उससे पहले आई एम वेरी श्योर कि फ़ायदा नहीं होगा, इनफैक्ट लॉस हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो स्वास्थ्य के नज़रिए से भी, क्योंकि केतु लग्न में बैठे हैं, बुध की परिस्थिति नीच राशि में है, मीन राशि में, और राहु मंगल के साथ है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इनफैक्ट इस अवधि में इम्यूनिटी कम हो सकती है। इनफैक्ट आपके पार्टनर्स की हेल्थ को लेकर के भी एक बड़ा कंसर्न नज़र आएगा आप लोगों को। इस अवधि में रक्त संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं बिकॉज ऑफ मर्करी। इस अवधि में क्योंकि शनि की पोजीशन भी इस तरह की है छठे भाव में, तो बहुत ज़्यादा आलस से या टायर्डनेस जो है वो आप महसूस करेंगे और काफ़ी हद तक काम में इसी वजह से डिलेज आते हुए आपके लिए नज़र आएंगे। इस अवधि में जितना हो सकता है शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा या फिर सुंदरकांड का पाठ आप मंगलवार शनिवार 2 दिन कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का चांट करने से भी सेहत बेहतर होगी। रिश्तों के लिहाज से बात करते हैं और वैवाहिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो देखिए इस अवधि में परिस्थितियां थोड़ी सी टकराव वाली रहेंगी, क्योंकि सप्तम भाव में ही अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। वर्बली आप ऐसा अगर कुछ कहते हैं या ऐसी टेंडेंसीज बन सकती हैं कि आप अपने पार्टनर्स के साथ किसी ऐसी भाषा में बात करें जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, और यही प्रॉब्लम्स या यही इश्यूज जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो मे बी यू विल सी के लगभग जब तक बुध ट्रांजिट नहीं कर जाते तब तक वर्बली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद पार्टनर की हेल्थ को लेकर के इश्यूज बन सकते हैं, या फिर आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जब भी मंगल और राहु तो दोनों तो साथ में आ गए यहाँ पर, और साथ ही में केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पे जब इस तरीके के प्लैनेट सप्तम भाव में आते हैं तो वो बहुत सारे डिस्प्यूट्स लेकर के आते हैं, और अगर किसी के कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है। एक छोटी सी चीज़, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है, भाग्य स्थान में है, तो आप लोग जितना ज़्यादा भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है उतना आपको भी अपने कर्मों में बदलाव लाना पड़ेगा। इस अवधि में जितना ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ेंगे, धर्म कर्म से जुड़ेंगे, बृहस्पति को मजबूत करेंगे, उतना ही बृहस्पति आपके रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना आपके रिश्तों में बेहतरी लेकर के आएगा। वहीं पर जब शुक्र की उपस्थिति आ जाएगी नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ, उस अवधि में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा करना शुरू कर दीजिएगा। उससे आपके रिलेशनशिप्स डेफिनेटली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो इस अवधि में अपने व्यवहार को थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, अपनी उत्तेजना पर कंट्रोल कीजिएगा। इस अवधि में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर के कोई भी कार्य करना ठीक नहीं है, या किसी से भी बातचीत करना ठीक नहीं है। हालांकि महीने का जो मिड पार्ट रहेगा लगभग 18 के बाद, 18 मई के बाद आप किसी परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। बृहस्पति नवम भाव में आ ही चुके हैं। इस अवधि में धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में हैं, उसके बाद जब और यहाँ पे बैठ करके दूसरे भाव को देखेंगे। इसी वजह से आप एक दूसरे को सम्मान देंगे ज़रूर, क्योंकि सेकंड हाउस को देखेंगे तो डेफिनेटली ये होगा कि आपसे जो बड़े हैं, पिता हैं, पिता के समान हैं, बड़े भाई हैं, उनको आप सम्मान ज़रूर देंगे, उनके साथ एक तालमेल ज़रूर बेहतर बनेगा। लेकिन सिबलिंग्स की हेल्थ परेशान कर सकती है, उनकी हेल्थ को लेकर के कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देखिए
पंचम भाव के स्वामी शनि हैं और शनि बैठे हैं छठे भाव में, और डेफिनेटली शनि जो है वो हार्डवर्क को बढ़ाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को अगर एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप कंपटीशन से खुद को आउट समझिएगा। अगर आप चाहते हैं एक कंसिस्टेंट ग्रोथ अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस अवधि में आलस्य को आप थोड़ा सा दरकिनार करें और अपनी मेहनत करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी से बचेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप स्टडी करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कहीं से भी मैं कोई विरोध नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ का, लेकिन हाँ, कई बार कुछ बच्चे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर उसी चीज़ की बात कर रही हूँ। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि हर किसी के ऊपर ये चीज़ लागू होती है। सिर्फ पर्टिकुलर इस फेज़ के लिए, वर्गोस के लिए ये चीज़ करना अच्छा नहीं रहेगा। आप अगर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ाएंगे तो आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। जब तक आप इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ की तैयारी नहीं करेंगे, किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको इस अवधि में अलर्टनेस को बढ़ाना है, आलस्य को छोड़ना है, और इस अवधि में आप लोग भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ आपके लिए डेफिनेटली, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई आगे बढ़ने में आपको मदद ज़रूर करेगी। तो रेमेडीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं? शुक्रवार के दिन किसी भी गौशाला में जा कर के आप आटा जो है वो गाय को खिला सकते हैं। इसके अलावा बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश की उपासना करना इस महीने में अच्छा रहेगा। गणेश स्तुति के साथ दिन की शुरुआत ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए पूरा महीना हर दिन बेहतर होगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए अपना ढेर सारा। नमस्कार।